तो हमारा टॉपिक है हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद सिख्स। ये टॉपिक जीएस पेपर 1 यूनिट 1 के अंडर सब यूनिट 3 का एक टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम सिख गुरुओं के बारे में देखेंगे। तो हिमाचल से कुछ सिख गुरु हैं जिनके रिलेशंस रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ये सिखों के पहले सिख गुरु थे। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। इन्होंने हिमाचल के बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा की है, जैसे ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत। तो कौन कौन से क्षेत्रों की यात्रा की है पहले सिख गुरु ने? ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, कहलूर मतलब बिलासपुर, पुराना नाम है बिलासपुर का कहलूर है ना, सिरमौर, मंडी और सुकेत। इन क्षेत्रों की गुरु नानक देव जी ने यात्रा की। और उनकी यात्राओं की याद में क्या है? सबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है। गुरु नानक देव जी की यात्रा की याद में सबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है। नेक्स्ट सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी। ये 5वें सिख गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जी 5वें सिख गुरु हैं। इन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया। तो गुरु अर्जुन देव जी ने, जो कि 5वें सिख गुरु थे, इन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के जो राजा थे वो गुरुजी के शिष्य बने। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने। गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा। जो गुरु अर्जुन देव जी हैं वो भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजते हैं। फिर जो मंडी का राजा होता है वो अपनी रानी के साथ अमृतसर जाकर गुरुजी का शिष्य बनता है। नेक्स्ट सिख गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6ठे सिख गुरु थे। अब जो ये गुरु हरगोविंद जी थे, 6ठे सिख गुरु, इनको कौन से राजा ने अपना भूभाग दान दिया था? कहलूर के राजा ने। मतलब कहलूर के राजा ने इन्हें कुछ जमीन दान दी थी। गुरु हरगोविंद जी को जो हमारे कहलूर के राजा थे, उन्होंने क्या किया था? कुछ जमीन दान की थी, जिस पर गुरु हरगोविंद जी क्या करते हैं? 1634 में कीरतपुर शहर बसाते हैं। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि जो कीरतपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की है? तो गुरु हरगोविंद जी ने। कब की है? 1634 में। और इसके लिए उनको भूभाग किसने दिया था? कहलूर के राजा ने। और जो कहलूर के राजा है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहलूर के राजा ने भूभाग किसे दान दिया था या किसे भेंट किया था? गुरु हरगोविंद जी को। तो 1634 में इस तरह से कीरतपुर शहर बसा दिया जाता है गुरु हरगोविंद जी के द्वारा और गद्दी स्थापित की जाती है। पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपड़ के नवाब को हराया था। पहाड़ी राजाओं ने क्या किया? 1642 में गुरु हरगोविंद जी के सहयोग से या इनकी सहायता से रोपड़ के नवाब को हराया था। नेक्स्ट सिख गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी जो थे वो सिखों के 9वें सिख गुरु थे। तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु हैं। कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखुवाल गांव बसाया था। अब इन्होंने क्या बसाया? मखुवाल गांव। इनको कहलूर की रानी से जो 3 गांव प्राप्त हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी को कहलूर की रानी से 3 गांव प्राप्त हुए थे, जिस पर उन्होंने मखुवाल गांव बसाया। जैसे गुरु हरगोविंद जी को भी कहलूर के राजा ने देखो भूभाग भेंट किया था। उन्होंने 1634 में कीरतपुर बसाया। कंफ्यूज मत होना इसमें। कीरतपुर किसने बसाया? हरगोविंद जी ने। कीरतपुर 1634 हरगोविंद जी ने। और मखुवाल गांव किसने बसाया? तेग बहादुर ने। मखुवाल गांव किसने बसाया? तेग बहादुर ने। और यहाँ पर इन्हें जो कहलूर की रानी ने 3 गांव भेंट किए थे, मतलब दिया कहलूर ने ही है इनको दोनों को भूभाग। पहले में कहलूर के राजा ने दिया था हरगोविंद जी को, और गुरु तेग बहादुर जी को दिया है
कहलूर की रानी ने 3 गांव दिए हैं इनको, जिसको पर जो मखवाल गांव है वो बसाया गया गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा। बाद में बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। तो जो मखवाल गांव है इसी को क्या बोलते हैं, आनंदपुर साहिब। अगला हम देखते हैं 10वें जो सिख गुरु थे उनके बारे में देखते हैं। 10वें जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। 10वें जो गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद जी। और इनके देखते हैं हम पहाड़ी राज्यों के साथ क्या रिलेशन रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह, जो कि औरंगजेब, जिनको क्या किया था, औरंगजेब ने दिल्ली में चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। मतलब उनको मरवा दिया था। किसने, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, औरंगजेब ने। तो आपको क्या क्या पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ है, पटना साहिब में। और जो उनके पिता थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था दिल्ली में चांदनी चौक में। उनका जो लालन पोषण है वो कहाँ हुआ, आनंदपुर साहिब में। अभी हमने पढ़ा था आनंदपुर साहिब किसने बसाया था, तेग बहादुर जी ने। इसका पुराना नाम क्या था, मखोवाल। तो अब देखो सिरमौर प्रवास, जो इनका सिरमौर प्रवास था उसके बारे में दिया गया। गुरु गोविंद जी आपको पता है सिरमौर में रहे थे। फिर इनकी जो याद में है जो पोंटा में गुरुद्वारा भी बना है। तो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी नहान आए थे। सिरमौर के राजा जो थे मेदिनी प्रकाश, उनके बुलावे पर गुरुजी कहाँ आए थे, नहान आए थे। राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि प्रदान की। तो जो यमुना की नदी के किनारे पोंटा में इनको किला बनाने के लिए भूमि किसने प्रदान की थी, मेदिनी प्रकाश ने। गुरुजी 1683 से 1688 तक पोंटा में रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। तो गुरुजी ने, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना कहाँ पर की है, पोंटा में। उनका विशाल गुरुद्वारा पोंटा साहिब में स्थित है। गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेहचंद के बीच मैत्री करवाई थी। तो जो हमारे सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश हैं और गढ़वाल के राजा फतेहचंद के बीच मैत्री किसने कराई थी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तो जब ये सिरमौर में प्रवास किया उन्होंने, तो वहाँ का राजा कौन था, मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश ने उनको बुलावा भेजा था सिरमौर आने के लिए। तो जो सिरमौर के राजा कौन थे इनके टाइम में, मेदिनी प्रकाश। और जो मेदिनी प्रकाश थे उन्होंने गुरु गोविंद जी को यमुना नदी के किनारे पोंटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि प्रदान की थी। और गुरु जी कब तक रहे सिरमौर में, 1683 से 1688 तक। 1683 से 1688 तक वो सिरमौर के पोंटा में रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर दशम ग्रंथ की रचना की है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना कहाँ पे की है, पोंटा में की है, सिरमौर के पोंटा साहिब में। और इनके जो वहाँ पर है, इनकी याद में विशाल गुरुद्वारा पोंटा साहिब में स्थित है। गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेहचंद के साथ जो उनके बीच में क्या कराई थी, मैत्री करवाई थी। एक तो मेदिनी प्रकाश सिरमौर का राजा और गढ़वाल का राजा कौन था, फतेहचंद। इनके बीच में गुरु गोविंद सिंह जी ने मैत्री कराई थी। अब इनका गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, भगानी साहिब का युद्ध। तो जो भगानी युद्ध है कब हुआ था, 1686 में। गुरु गोविंद सिंह जी का जो युद्ध है भगानी युद्ध, वो कब हुआ था, 1686 में। तो क्या होता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी होते हैं और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ। एक सफ़ेद हाथी होता है गुरु गोविंद सिंह जी के पास, इसको उनको भेंट किया जाता है। किसके द्वारा, देखो आगे दिया कि जिसे गुरु जी को आसाम के राजा रतन राय ने दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी को एक सफ़ेद हाथी भेंट किया जाता है असम के राजा रतन राय द्वारा, जिसकी बहुत प्रसिद्धि होती है, बहुत फेमस हो जाता है वो। और जो हमारा कहलूर का राजा होता है भीमचंद, वो चाहता है कि मेरे पास हो या मुझे ये सफ़ेद हाथी मिल जाए। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी से इस सफ़ेद हाथी को मांगता है और गुरु जी इसको देने से मना कर देते हैं। तो इस बात पर इनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद, उसकी समधी गढ़वाल के राजा फतेह शाह और हंडूर के राजा हरिचंद के बीच 1686 में भगानी साहिब का युद्ध हुआ। तो क्या होता है, वैसे इसके पीछे एक स्टोरी है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी है ना, तो इनकी और भीमचंद के बीच में तो ऐसे मनमुटाव तो था ही, इनके छोटे मोटे झगड़े चले रहते थे। लेकिन क्या होता है कि भीमचंद का जो पुत्र होता है उसकी शादी गढ़वाल के राजा जो होता है फतेह शाह, उसकी बेटी से हो रही होती है। तो सबसे पहले तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो उनकी इससे फतेह शाह से दोस्ती थी।
जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेह चंद जो हैं, इनके बीच में मैत्री कराई थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो वो क्या करते हैं कि जब फतेह शाह या फतेह चंद जो गढ़वाल के राजा हैं, इनकी बेटी का विवाह के उपलक्ष्य में वो इनके लिए कुछ भेंट भेजते हैं, कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, जिसको भीमचंद बोलता है फतेह शाह को कि आप इसको वापस लौटा दीजिए। तो फतेह शाह भीमचंद के कहने पर उनको वापस लौटा देता है। इस बात से जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनको बहुत अपमानित महसूस होता है। वो सोचते हैं कि उनके दिए हुए जो गिफ्ट्स हैं वो वापस कर दिए फतेह शाह ने। तो फतेह शाह को क्योंकि मजबूरी में करने ही पड़े हैं अपने समधी के कहने पर, क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह किससे कर रहे हैं, भीमचंद के पुत्र से। तो इसी मतलब यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है जो भिवानी युद्ध की। वैसे और भी बहुत सारे रीजंस थे जो भीमचंद के साथ पहले से ही उनकी मनमुटाव रहता था, उनके थोड़े झगड़े होते रहते थे। तो बाद में ये भिवानी साहिब का जो युद्ध है उसका रूप ले लेता है। तो क्या हो रहा है, जैसे जो भीमचंद है और जो उनके गढ़वाल के राजा है जो फतेह शाह और हिंदूर के राजा हरिचंद, ये मतलब एक तरह से बारात के साथ वापस आ रहे होते हैं। और रास्ते में इस तरफ से जो गुरु गोविंद सिंह है वो भी इनके से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जिस स्थान पर ये मिलते हैं वो है भगानी। तो भगानी स्थान पर इनका आपस में युद्ध हो जाता है। तो एक तरफ होते हैं राजा भीमचंद कहलूर का राजा और उनका समधी गढ़वाल का जो राजा होता है फतेह शाह और हिंदूर का राजा हरिचंद। एक साइड ये होता है और एक साइड होता है गुरु गोविंद सिंह। तो इस युद्ध में जो भिवानी साहिब का युद्ध है 1686 का, इसमें क्या है, हरिचंद की मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने बोला है कि 1686 में भिवानी साहिब का युद्ध हुआ जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए और हिंदूर का राजा जो हरिचंद है उसके गुरुजी के तीर से युद्ध में मर जाता है, वो मारा जाता है। तो युद्ध के बाद गुरुजी हरिचंद के उत्तराधिकारी को भूमि लौटा दी। उन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कि हरिचंद जो था हिंदूर का राजा, उसके जो उत्तराधिकारी थे उसको भूमि लौटा दी और कहलूर के राजा भीमचंद से भी उनके संबंध मधुर हो गए। क्योंकि मेन तो जो स्टार्टिंग में जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर कहलूर की साइड जब आ रहे थे तो उनकी मेन जो दुश्मनी का कारण था कि भीमचंद को सबसे पहले ये डर था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी बहुत फेमस थे, उनकी वीरता के हर जगह चर्चे थे। तो इनको पहाड़ी राजाओं का ये डर था कि कहीं वो उनके जो जगह है, इनकी ज़मीनें हैं या इनका जो शासन है उसको ना हथिया लें। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी हरिचंद के उत्तराधिकारी को उसकी ज़मीन लौटाते हैं तो उनका ये शक भी दूर हो जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की ऐसी कुछ इंटेंशन है। तो इसके बाद इनके संबंध क्या होते हैं, मधुर हो जाते हैं। उसके बाद है नादौन युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट युद्ध में से एक है नादौन युद्ध। इसमें क्या होता है कि नादौन युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की थी। नादौन युद्ध में गुरुजी जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने भीमचंद की सहायता की और मुगल सेनापति को पराजित किया। तो नादौन युद्ध में क्या होता है, देखो भीमचंद जो कहलूर का राजा भीमचंद है और गुरु गोविंद सिंह जी एक साइड होते हैं और ये मुगल सेनापति को पराजित कर देते हैं। नादौन पराजय के बाद दिलावर खां के बेटे रुस्तम खां ने आनंदपुर पर आक्रमण किया जिससे गुरुजी ने नाकाम कर दिया। तो अब जो मुगल थे उनको तो बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हो ही रहा होगा कि इनको जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की सहायता से हरा दिया। तो इसलिए क्या होता है, जो इनके नादौन राज्य के बाद क्या होता है कि जो दिलावर खां होता है, दिलावर खान के जो बेटे होते हैं रुस्तम खान, उसका बदला लेने के लिए आनंदपुर पर आक्रमण करते हैं। दिलावर खान के बेटे रुस्तम खान आनंदपुर पर आक्रमण करते हैं और जिससे गुरुजी नाकाम कर देते हैं। गुरुजी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित किया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किसके साथ मिलकर, गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ, गुलेर के राजा गोपाल सिंह, गुलेर के राजा गोपाल सिंह और गुरु गोविंद सिंह, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित कर देते हैं। लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित कर देते हैं गुरु गोविंद सिंह और गुलेर के राजा गोपाल सिंह, इसको पराजित करते हैं लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को। फिर है मंडी यात्रा। गुरु गोविंद सिंह जी की मंडी यात्रा भी प्रसिद्ध है। तो जब इन्होंने मंडी में यात्रा की थी उस वक्त वहाँ का राजा कौन था, राजा सिद्धसेन। और कुल्लू की भी इन्होंने यात्रा की थी। अच्छा, जिस वक्त इन्होंने कुल्लू की यात्रा की थी तो वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का राजा था राज सिंह। तो दोनों ये राजा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा की थी तो उस वक्त वहाँ का राजा कौन था, राजा सिद्धसेन। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल्लू की यात्रा की थी तो उसका राजा कौन था, राजा राज सिंह। अब नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना। तो गुरु गोविंद सिंह से ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ा ही है कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 13 अप्रैल 1699 को
बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब कौन सा, जहाँ पर ये मखोवाल गांव से आनंदपुर साहिब बना है ना, तेग बहादुर जी ने स्थापना की है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करते हैं, जिससे पहाड़ी राज्य जो है वो डर जाते हैं। तो 13 अप्रैल 1699 की बात है, खालसा पंथ की जब स्थापना करते हैं, कब करते हैं, 13 अप्रैल 1699। खालसा पंथ की स्थापना कब करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, 13 अप्रैल 1699 को। तो वो क्या करते हैं कि आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 80,000 सैनिकों के साथ, और सिखों को एक सैन्य शक्ति का रूप दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पहाड़ी राज्य होते हैं वो डर जाते हैं। कहलूर के राजा ने मुगलों से सहायता मांगी। अब देखो, कहलूर का राजा फिर से डर जाता है, उनको लगता है कि इन्होंने तो अब अपने आप को, अपनी सेना को स्थापित कर लिया एक तरीके से, कि अपने जो भी 80,000 सैनिक हैं उनको सैन्य शक्ति के रूप में संगठित कर लिया है। तो इन्होंने क्या किया है, मुगलों से सहायता मांगी। किसने, कहलूर के राजा ने। गुरुजी ने निर्मोह में मुगल सेना को पराजित किया। अब जब इन्होंने, कहलूर के राजा ने मुगलों से सहायता मांगी तो मुगलों ने आक्रमण किया होगा, तो मुगलों को कहाँ पर हराया फिर गुरुजी ने, निर्मोह में। निर्मोह स्थान पर गुरुजी ने मुगल सेना को पराजित किया। देखो, पहले नादौन युद्ध में इन्होंने मुगलों को हराया, लेकिन तब क्या था, जो भीमचंद था वो उनके साथ था, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद साथ थे, तो उन्होंने कहाँ पर नादौन युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। इस बार जब भीमचंद ने मुगलों से सहायता मांगी तो उन्होंने निर्मोह में मुगलों को हराया। आनंदपुर से दक्षिण प्रवास। अब देखो, पहले थे आनंदपुर में रह रहे थे, आनंदपुर साहिब में, लेकिन यहाँ से क्या चल जाते हैं, वो दक्षिण की तरफ चल जाते हैं, भारत के दक्षिण में चल जाते हैं। तो क्या होता है, 1703 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं और मुगलों से ने मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। देखो, 1703 में अब क्या होता है, क्योंकि पहाड़ी राजाओं को भी इनसे बहुत डर होता है और मुगल भी इनसे बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित होते हैं, क्योंकि देखो, एक बार वो उनको नादौन में हरा चुके हैं, फिर निर्मोह में हरा चुके हैं, अब उनकी इज्जत पे बात आ गई है मुगलों की भी, और पहाड़ी राज इनसे डरे हुए हैं। तो 1703 में क्या होता है, ये दोनों मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लेते हैं। गुरुजी 1704 में आनंदपुर साहिब को छोड़कर नांदेड़ चले जाते हैं। नांदेड़ का है महाराष्ट्र में। तो गुरुजी भी देखो 1703 में घेर लेते हैं, 1704 में गुरुजी को कहाँ जाना पड़ता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में जाना पड़ता है। उन्हें माधो सिंह वैरागी, बंदा बहादुर का साथ मिला। अब देखो, नांदेड़ महाराष्ट्र में जाकर क्या हुआ, उन्हें वहाँ पर माधो सिंह वैरागी, देखो जो बंदा बहादुर का नाम फेमस हम सुनते हैं, तो बंदा बहादुर का ही नाम है माधो सिंह वैरागी। तो गुरु गोविंद सिंह जी को किसका साथ मिलता है 1704 में, जब वो नांदेड़ महाराष्ट्र में चले जाते हैं, उसके बाद माधो सिंह वैरागी का। माधो सिंह वैरागी किसका नाम है, बंदा बहादुर का। तो उनका साथ मिल जाता है, जिसे उन्होंने सिख पंथ का नेतृत्व करने और मुगल से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा। अब ये क्या करते हैं, देखो खुद तो दक्षिण में आ चुके हैं, तो यहाँ पर इन्हें जब माधो सिंह वैरागी मिलता है, बंदा बहादुर मिलता है, तो ये क्या करते हैं, उसको भेजते हैं कि वो सिख जो धर्म है इसका नेतृत्व करे, सिख जो पंथ है उसका नेतृत्व करे और मुगलों से बदला ले। सरहिंद में गुरुजी के बेटों को शहीद कर दिया गया। तो सरहिंद में क्या होता है, गुरुजी के जो बेटे होते हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। सरहिंद में गुरुजी के जो 2 बेटे थे उनको क्या किया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। गुरुजी को 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनकी 1708 में ही नांदेड़ महाराष्ट्र में धोखे से हत्या की जाती है इनकी, 1708 में। देखो, 1703 में इन्होंने आनंदपुर साहिब को घेरा था, फिर 1704 में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो कहाँ चले गए थे, नांदेड़ महाराष्ट्र चले गए थे, और 1708 में उनको धोखे से मार दिया जाता है नांदेड़ में ही। इसका देखिए, जिसे बंदा बहादुर को इन्होंने भेजा था, मतलब माधो सिंह वैरागी या फिर बंदा बहादुर को इन्होंने कहाँ भेजा था, मुगलों से बदला लेने के लिए और सिख जो पंथ है उसका नेतृत्व करने के लिए भेजा था। तो बंदा बहादुर ने पंजाब के अनेक शहरों को लूटा। बंदा बहादुर क्या करता है, पंजाब के बहुत सारे शहरों को लूटता है। वह पंजाब में मुगल गवर्नर को से भयंकर बदला लेता है। देखो, बंदा बहादुर ने पंजाब के अनेक शहरों को लूटा और पंजाब के जो मुगल गवर्नर होते हैं उनसे भयंकर बदला लेता है। बंदा बहादुर 1710 में नाहन पहुंचा। तो बंदा बहादुर नाहन कब जाता है, 1710 में। बंदा बहादुर नाहन कब जाता है, 1710 में। उसके बाद जहाँ से वह किरतपुर पहुंचा। अब देखो, नाहन में तो जाता है वो 1710 में, उसके बाद वो कहाँ जाता है, किरतपुर पहुंचता है और कहलूर के राजा भीमचंद को अपना शिकार बनाता है। अब वो क्या करता है, किरतपुर जाकर उसके बाद कहलूर के राजा भीमचंद को अपना शिकार बनाता है। बंदा बहादुर 1710 में नाहन जाता है, फिर नाहन से वो किरतपुर जाता है,
और कहलूर के राजा भीमचंद से बदला लेता है। मंडी के राजा सिद्धसेन और चंबा के राजा ने बंदा बहादुर को कर देना स्वीकार कर लिया। तो देखो मंडी का जो राजा था सिद्धसेन, हमने पीछे भी पढ़ा, और चंबा का जो राजा था उसने क्या किया, बंदा बहादुर को कर देना स्वीकार कर लिया कि हम आपको कर देंगे। किसने स्वीकार किया, मंडी के और चंबा के राजा ने। यहाँ पर चंबा के राजा की बात हुई है कि उसने भी और मंडी के राजा ने भी कर देना स्वीकार किया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजा। तो फर्रुखसियर जो होता है ये क्या करता है, अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए भेजता है। किसको भेजता है, अब्दुस समद को बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए। बंदा बहादुर को 1715 ईस्वी में पकड़ लिया गया। अब देखो बंदा बहादुर को कब पकड़ा गया, 1715 में। बंदा बहादुर को 1715 में पकड़ लिया जाता है और 1716 में फांसी पर लटका कर शहीद कर दिया गया। और 1716 में उसको फांसी हो जाती है। 1715 में इसको पकड़ते हैं और 1716 में इसको फांसी हो जाती है। उसके बाद है कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो थे वो किस में बंट गए, 12 मिसलों में बंट गए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में बंट गए। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पोंटा साहिब में, जो पोंटा साहिब के गुरुद्वारे में कौन सा सिख गुरु जुड़ा है वहाँ से, गुरु गोविंद सिंह। अभी हमने पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह ने पोंटा में दशम ग्रंथ की रचना की थी। 1683 से 88 तक वो कहाँ रहे थे, सिरमौर में, पोंटा में रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना किस शहर में किया, पोंटा साहिब में। देखो यहाँ पर पोंटा साहिब में इन्होंने टाइम पीरियड दिया 1685 से 1688। तो मतलब वैसे ये 1683 से 1688 तक सिरमौर में रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोंटा में इन्होंने बता दिया कि 85 से 88 के बीच में रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन और, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी के 3 गांव लिए और मखवाल गांव, जो कि बाद में क्या कहलाया, आनंदपुर साहिब, उसको इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। तो हमने तेग बहादुर का नाम पढ़ा था कि तेग बहादुर जी को कहलूर की रानी ने 3 गांव भेंट किए थे, जिस पर उन्होंने मखवाल गांव की स्थापना की थी और बाद में वो क्या कहलाया था, आनंदपुर साहिब। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने 18 दिनों के लिए अखंड कीर्तन किया था। किस रियासत की खुशहाली के लिए, मंडी की। पोंटा साहिब के समीप भगाइनी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और डैश राजा के बीच हुई, बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच। मेनली तो जो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद का नाम आता है, बेशक उनका साथ, भीमचंद का साथ किसने दिया था, फतेह शाह ने गढ़वाल के राजा, और हिंदूर के राजा हरिचंद ने दिया था। 1682 में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वो वहाँ के राजा कौन थे, जब 1682 में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए। तो कोई बिलासपुर कहलूर की बात है कि 1682 में जब वो आए थे तो वहाँ का राजा कौन था, तो भीमचंद के साथ हम देख रहे हैं उसके इतने युद्ध हो रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, तो भीमचंद ही कहलूर और बिलासपुरिया बोल सकते हैं हम उसको, उसके राजा थे। भगानी साहब की जो लड़ाई है किस वर्ष हुई है, 1686 में। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी, ये भी हमने देख लिया। मेदिनी प्रकाश के काल में उन्होंने सिरमौर रियासत की यात्रा की थी। उसके बाद है जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए तो वहाँ का राजा कौन था, राज सिंह। अब मैंने आपको बताया था कि जब वो कुल्लू आए थे तो वहाँ का राजा कौन था, राज सिंह, और मंडी के टाइम उनका राजा कौन था वहाँ का, सिद्धसेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी मंडी रियासत आए तो वहाँ का राजा कौन था, सिद्धसेन। अभी इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम आधुनिक इतिहास देखेंगे हिमाचल का।